ओके, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि मुझे नज़र आ जाए। अच्छा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन एंड ड्रग चॉइसेस इन डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर हैंड इन हैंड, यानी आप अगर परसेंटेज देखें, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा कंजर्वेटिव है, 1 in every 6 पर्सन। कुछ डेटा ऐसा भी आया है पाकिस्तान में कि 1 in 4 इज़ डायबिटिक। इसमें तो जो प्रीवियस है 10th लार्जेस्ट कंट्री विद डायबिटिक पेशेंट्स, और ये आगे चल के और यानी 8th लार्जेस्ट हो जाएगा बाय 2045। यानी कितनी सारी दुनिया में मुल्क हैं और उसमें 39% पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड, जिनको है उनका भी बुरा हाल है शुगर के हवाले से। अच्छा, ये एक्चुअली एक बड़ा ही क्लस्टर है, एक कॉम्बिनेशन है, और एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है ओबेसिटी से, कि आप ओबीस हैं, ओबेसिटी के साथ साथ फिर क्या उसकी वजह से हो जाता है कि साथ वही ओबेसिटी आपको हाइपरटेंशन लाती है, वो ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपरग्लिसीमिया लाती है, और ये सब चीज़ें मिल के एक अथेरोजेनेसिटी क्रिएट कर देती हैं। यानी ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि शुगर अलग है, ब्लड प्रेशर अलग है, और ये एक क्लस्टर है जो स्टार्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और उसके नतीजे में फिर होता क्या है कि आप प्रोन हो जाते हैं टू अथेरोस्क्लेरोसिस। उसके नतीजे में अथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ फिर क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या कर रहा है, इवेंट्स ला रहा है, सारी चीज़ें। इवेंट्स आप सबको पता है, उसकी हम डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन बताने का मकसद ये कि सब चीज़ें मिल के आती हैं। और इवन ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी स्टार्ट, इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ प्लेक, इसमें भी डायबिटीज़ का रोल है, और अथेरोथ्रोम्बोसिस कि वो जो प्लेक रप्चर हो रहा है उसमें भी इसका रोल है डायबिटीज़ का या इम्पेयर्ड शुगर का। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्या ला रहा है वो तो हमने डिस्कस कर चुके। ये 3 फेजेस हैं, और इसमें जो डायबिटीज़ का पार्ट है, मैकेनिज्म बाय विच डायबिटीज़ मेलाइटस लीड्स टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, मल्टीपल मैकेनिज्म है। डायरेक्ट ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना, ये अपनी जगह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अभी जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसके नतीजे में क्या क्या हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो रहा है। ये एंडोथीलियल डिसफंक्शन क्या कर रहा होता है कि आपकी जो ऑटोनॉमिक वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेटेशन का जो एलिमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा होता है। नेचर ने फ्लो मीडिएटेड वेजो डायलेटेशन का एक मैकेनिज्म पूरा रखा हुआ है, वो सारा अल्टर हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। फिर डिस्लिपिडीमिया क्रिएट होता है, शुगर बढ़ जाए तो डिस्लिपिडीमिया हो जाता है, और वो फिर क्या क्या करता है, इंक्रीज एचडीएल, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, डिक्रीज एचडीएल। यानी आप शुगर कंट्रोल करें कभी कभार तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। थ्रोम्बोसिस, यानी अभी जो हमने रप्चर प्लेक और उसके कॉन्सिक्वेंस में जिक्र किया था, तो इवन थ्रोम्बोसिस का एलिमेंट वो डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक। सिमिलरली इन्फ्लेमेशन ये बड़ी भी होती है, जो एक रीज़न है फॉर प्लेक रप्चर। इसी तरह इन्फेक्शन, शुगर वालों को इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन अगेन एक ऐसा मीडिया क्रिएट करता है जिसमें प्लेक रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इवन सब क्लिनिकल अथेरोस्क्लेरोसिस जो हम शुगर की वजह से होती है, उससे लेके डिजीज प्रोग्रेशन और साथ साथ इवेंट्स जो रप्चर की वजह से होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें मरहून मेंदर डायबिटीज़ के साथ कोरिलेट हैं कि शुगर अगर होगी तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। अब अगर आप वेस्कुलेचर देखें बॉडी में, माइक्रो और मैक्रो, अभी सिर्फ मैं हार्ट का आपको दिखा देता हूँ, पूरा जाल है नालियों का, जहाँ जहाँ इस शुगर की वजह से ये चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। और अभी मैकेनिज्म हमने देख लिया कि सिर्फ मैक्रो नहीं है, माइक्रो को भी अफेक्ट करता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन और सारी चीज़ें। तो सिर्फ ये नहीं है कि एक पाइप का आपका फ्लो रिड्यूस हो रहा है, उस फ्लो रिडक्शन के नतीजे में जो ऑटोक्राइन मैकेनिज्म्स हैं फ्लो को मीडिएट करने का फर्दर, और माइनर सेलुलर लेवल पे फ्लो को लेके जाने का, वो सब इफेक्ट हो रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से, माइक्रो और मैक्रो। और इसीलिए हम जो एविडेंसेस देखते हैं उसमें ये देखें, CV मोर्टेलिटी एंड डायबिटीज़,
कि एक ऐसे पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज़ है और जिसको डायबिटीज़ नहीं है, इसका आपस में अगर कंपैरिजन देखें हम, ये रेफरेंस साथ है, तो कितना फ़र्क आ रहा है। ये CVD डेथ पर पर्सन पर ईयर, यानी ये 10,000 पर्सन पर ईयर इतनी है। नॉन डायबिटिक और डायबिटिक में वाज़े फ़र्क है कि उसकी वजह से मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है, और स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। सिमिलरली मैन एंड विमेन में आप फ़र्क देखेंगे शुगर के वाले और शुगर ना वाले के में फ़र्क। और ये एक स्लाइड जिसकी वजह से, इस स्टडी की वजह से डायबिटीज़ को कार्डियोवैस्कुलर इक्विवेलेंट कहा जाने लगा था। ये नो प्रीवियस MI और प्रीवियस MI में रिस्क है फॉर हैविंग नॉन फेटल और फेटल MI फ्यूचर में। तो ये ग्रुप अगर आप देखें कि जिन लोगों को, लेकिन ये ग्रुप कौन सा वाला है, जिसको शुगर नहीं है, शुगर ना होने के बावजूद जिनको कोई प्रीवियस MI नहीं हुआ है और जिनको प्रीवियस MI हुआ है उनमें 19% चांस है, और जिनको कभी MI हुआ नहीं है उनमें 4% चांस है फेटल और नॉन फेटल। लेकिन अगर ऐसा आदमी जिसको शुगर है, चाहे वो MI नहीं भी हुआ है पहले, तो उसका चांस तकरीबन उसके बराबर है जिसको प्रीवियस MI हुआ है लेकिन शुगर नहीं है। तो इस लिहाज से, बैकग्राउंड के लिहाज से, एक नॉन डायबिटिक IHD पेशेंट और एक नॉन IHD डायबिटिक पेशेंट, ये दोनों फ्यूचर रिस्क के लिए तकरीबन बराबर बन रहे हैं इस स्टडी के मुताबिक। अब हम एक सिनेरियो आपके सामने रखते हैं, और ऐसे मरीज बड़े कॉमनली हम देखते हैं। इस टाइप का एक मरीज है, 55 ईयर्स फीमेल, नोन केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंफीरियर MI 3 साल पहले हुआ है, प्रेजेंटली सिम्टम फ्री है, हर ब्लड प्रेशर इज 150/100, ट्राइग्लिसराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है, TG थोड़े बढ़े हुए हैं, LDL बढ़ा हुआ है, HDL ठीक है, हीमोग्लोबिन A1C थोड़ी सी टारगेट से बढ़ी हुई है, टेकिंग ग्लिमेप्रोवाइड एंड मेटफॉर्मिन एंड अचिनोलॉल, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी विद फ्यूचर प्लान। क्या करेंगे इस मरीज के साथ इसको देखते हुए? कार्डियक सिम्टम कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ डायबिटीज है और ये ट्रीटमेंट ये ले रही है। जी, क्या करना चाहिए? इसमें पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव इस किस्म के केस में क्या होने चाहिए। अमूमन हमारे साथ इस किस्म के मरीज बहुत होते हैं जिसमें कार्डियक इशू तो कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन की जो एस्पेक्ट्स हैं, वो प्रॉपरली काबू नहीं है। यहाँ आप देखें, डिस्लिपिडीमिया भी एग्जिस्ट कर रहा है, शुगर भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, ड्रग चॉइसेस भी प्रॉपर नहीं है जो इस पेशेंट के लिए होनी चाहिए। सिर्फ एक ड्रग जो शायद मेरे ख्याल है पोस्ट MI शुरू हुई हो, उसकी वजह से वो चली जा रही है, जो इसके हाइपरटेंशन को भी टेक केयर कर रही है। बाकी इसने तमाम दवाइयाँ छोड़ दी हैं। ज़्यादा पुराना MI में ऐसा हो जाता है कि आहिस्ते आहिस्ते दवाइयाँ छूटती जाती हैं, और वो दवा वो नहीं छोड़ते जो डायरेक्ट सिम्टम के से रिलेट कर रही है। ये एटेनोलॉल जब ये छोड़ेंगी तो इनको टैकीकार्डिया हो जाएगा, तो इनको पता चल जाता है कि एटेनोलॉल नहीं छोड़नी है, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी कोई भी चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है इस पेशेंट में। तो आपने करना क्या है कि इसमें मोस्ट हाई रिस्क सेकेंडरी प्रिवेंशन इन डायबिटीज मेलाइटस, ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क हैं। अच्छा, स्पेशली अगर इनको थोड़ा बहुत CKD साथ हो तो और हाई रिस्क हैं फॉर फ्यूचर इवेंट्स। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। शुगर का मरीज जिसको MI हो गया है, अब इनकी तो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ टारगेट्स में हो, और वो टारगेट्स क्या क्या है वो किसी तरह भी इस पेशेंट के पूरे नहीं हो रहे। हमें भी डिस्कस करके फिर आखिर में पहुंचते हैं कि इस मरीज के साथ हमें क्या करना चाहिए। एवरी एफर्ट टू टेक केयर ऑफ ऑल मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इस किस्म के मरीजों में, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, डाइट, हर चीज़ों को बारे में उसको आगाह करना और बताना। आज चूंकि इस केस में हम डायबिटीज के रिलेशन में बात करें तो हम सारी बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ शुगर को फोकस करेंगे, वरना तो इसमें बहुत कुछ करने के लिए है। और ये तमाम चीजें आप जब एड्रेस करेंगे प्रॉपर, तो देन यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट रिड्यूसिंग मैक्रो एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि इसमें आप हार्ट से बचा लें, इसको फालिज हो जाएगा, इसके गुर्दे खराब हो जाएंगे,
अगर आपने प्रॉपरली शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल, वेट, डाइट, इन तमाम, स्मोकिंग, इन तमाम चीजों को एड्रेस, कि वंस अ पेशेंट इज डायबिटिक प्लस IHD, इसका मतलब है अब ये मरीज मुस्तकिल रिस्क पर है एवरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोवेस्कुलेचर। उसको आपने एड्रेस करना है बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। और इसमें अभी आज वैसे तो इस जो मरीज हमने जिक्र किया, इसमें आपको सब कुछ देखना है, BP टारगेट्स अचीव करने हैं और BP के लिए प्रॉपर दवाई देनी है। अभी हम ग्लूकोज को देखते हैं, लेकिन जब हम इस केस के एंड पे पहुंचेंगे तो फिर बाकी चीजों को भी एड्रेस कर लेंगे। कोलेस्ट्रॉल को सही करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, डाइट है, इन तमाम चीजों को एड्रेस करना है। ग्लूकोज के हवाले से अगर हम बात करें इस मरीज में तो 7.7 है, इसका मतलब है बहुत बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे 7.5 या 7 के अराउंड आए। बहुत ओल्ड एज नहीं है ये कि हम लिबर्टी दें कि भाई बढ़ावा रहे। अमूमन हमारी कोशिश एक कार्डियक पेशेंट में हीमोग्लोबिन A1C को हम 6 से 8 के दरमियान रखते हैं। किस बुनियाद पे, ये आप देखें कि ऐसे लोग जो हाईली मोटिवेटेड हैं, एडहेरेंट हैं, एक्सीलेंट सेल्फ केयर कैपेबिलिटीज, यानी वो अपना जज करते रहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हाइपो का चांस होने भी लगे तो वो उसको टेक केयर कर लेंगे, तो आप उनको इस तरफ लाते हैं। लेकिन जो लेस मोटिवेटेड, नॉन एडहेरेंट, लिमिटेड इंसाइट, पुअर सेल्फ केयर कैपेबिलिटीज एंड वीक सपोर्ट सिस्टम, तो उसमें आप बहुत ज्यादा कार्डियक पेशेंट में एग्रेसिव नहीं होते शुगर कंट्रोल, क्योंकि इतने एग्रेशन के चक्कर में अगर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस्ड टेकिरिथमियास कुछ हो गया तो जान से ही चला जाएगा मरीज। तो ये आपने खुद वे करना है कि पेशेंट का स्टेटस क्या है, जिसके मुताबिक आप उसकी हीमोग्लोबिन A1C रखेंगे। अब हमारे पास दवाइयां आज जो हम न्यूअर जनरेशन डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी हैं, बिकोनाइड, सल्फोनेलुरिया, थायराइड और DPP-4, और कॉमनली ये चारों यूज हो रही हैं। हम आज SGLT2, ये बड़ी एक्सपेंसिव है और सबकुटेनियस यूज होती है। GLP-1 एगोनिस्ट अवेलेबल हमारे पास अब SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बताता हूं। देखिए आइडियल एजेंट होता क्या है, हम जब चूज कर रहे होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, लो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो, कंपैटिबल विद अदर ड्रग्स हो, कि हम उसको जो और दवाइयां दे रहे हैं उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हो, न्यूट्रल फॉर वेट गेन हो, क्योंकि हम जानते हैं सल्फोनेलुरिया वेट बढ़ा देते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कर सकते हैं सल्फोनेलुरिया, सेफ इन ओल्ड एज हो, जी सेफ इन IHD एंड हार्ट फेलियर हो, क्योंकि हमारी कोमॉर्बिडिटीज। और इस वजह से अब आजकल क्या होता है कि जब भी कोई शुगर की दवा नहीं आ रही होती है, पहले उसको ये प्रूव करना होता है कि वो IHD पेशेंट और हार्ट फेलियर पेशेंट में सेफ है, क्योंकि IHD के 50 से 60% पेशेंट डायबिटिक होते हैं। तो आप उन डायबिटिक्स में जब कोई दवा चूज करेंगे, जब तक उसकी सेफ्टी इंश्योर नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अब जो ये नई दवाइयां हमने देखी, इससे पहले तक की जितनी दवाइयां थी, लाइक मेटफॉर्मिन थी, वो इस क्राइटेरिया पे किसी हद तक पूरा उतरती है, वेट गेन नहीं कराती, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, कार्डियक पेशेंट में सेफ है। DPP-4 आई, वो भी इसी टाइप की थी। लेकिन अब जो नई दवा आई, उन्होंने क्या शो किया, एडिशनल CVS बेनिफिट इंडिपेंडेंट ऑफ शुगर कंट्रोल। ये फीचर अब मिल रहे हैं SGLT2 और GLP-1 एगोनिस्ट में। तो ये एक बड़ी नई चीज आ गई है, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए भी बड़ी अपीलिंग है कि एक ऐसी दवा मिल रही है जो शुगर के साथ साथ, कंट्रोल करने के साथ साथ आपके हार्ट फेलियर और एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज के पेशेंट्स में बेनिफिट एडिशनल दे रही है। तो ये बड़ा फायदेमंद है। SGLT2 इनहिबिटर, डेपाग्लूफिन, कैनाग्लूफ्लूजिन और एम्पा, आज हम जो डिस्कस करें वो एम्पाग्लू, मोर लेस सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। करते क्या है ये कि SGLT2 इनहिबिटर लोअर फास्टिंग पोस्टप्रेंडियल एंड हीमोग्लोबिन A1C, एक्स्ट्रा ग्लाइसेमिक इफेक्ट इंक्लूड्स रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट एंड ब्लड प्रेशर। ये एक एडिशनल बेनिफिट है इनका। कर कैसे रहे हैं ये देखें कि जब ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ग्लूकोज आपके ट्यूब्यूल्स में जाता है, तो ये जो SGLT2 इनहिबिटर है, ये क्या करता है कि इसको
इनहिबिट कर देता है तो ये रिजॉर्प्शन वापस नहीं बल्कि यूरिन में वापस चला जाता है। ये यानी SGLT2 नॉर्मली किसके लिए है कि इसको रिजॉर्ब करने के लिए होता है वापस ब्लड सर्कुलेशन में। SGLT2 जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, इसको वापस ग्लूकोज को और सोडियम को वापस लेता है, ब्लड में आ जाते हैं। ये वहां पे उसको जब इनहिबिट करते हैं तो क्या होगा कि SGLT2 इनहिबिट सप्रेसेस द एक्शन ऑफ SGLT2। SGLT2 इनहिबिट हो रहा है तो अब ग्लूकोज और सोडियम रिजॉर्ब नहीं हो सकेगा और यूरिन में चला जाएगा, तो रिड्यूसेस ग्लूकोज रिजॉर्प्शन। ये इसका मेन मोड ऑफ एक्शन है SGLT2 का। इसके नतीजे में हो क्या रहा है देखें, SGLT2 इनहिबिशन डिक्रीज ग्लूकोज एंड सोडियम रिजॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके नतीजे में नेफ्रॉन हाइपर फिल्ट्रेशन एक तो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये आके जब वापस ब्लड में आएगा तो फिर ये हाइपर फिल्ट्रेशन करेगा ना, तो उसका ब्रंट कम हो रहा है जिससे रीनल फंक्शन डिटेरेट होना स्लो हो जाता है। तो एक बेनिफिट तो रीनल में हो गया। इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है SGLT2, इंक्रीज यूरिनरी ग्लूकोज एंड सोडियम। तो उससे क्या, जो काम आप डायरेटिक से ले रहे हैं, फ्लूइड निकाल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली यहां पर हो रहा है। और ये उस टाइप का नहीं है कि बिल्कुल वाटर लॉस होना शुरू हो जाए, ये इंटरस्टिशियल इडीमिया के जरिए से वो कम होके ब्लड से। और इस इफेक्ट के नतीजे में क्या हो रहा है, डिक्रीज कार्डियक आफ्टरलोड प्रीलोड, डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन, डिक्रीज हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन एंड डिक्रीज इरिथमियास। ये इसकी वजह से वो प्रूवन बेनिफिट मिल रहे हैं SGLT2 के जो हार्ट फेलियर में आउटकम बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ग्लूकोज को निकालने का है वो साथ साथ सोडियम को भी निकालता है, और ये दोनों मिलके ये एडिशनल बेनिफिट। एजम्पशन ये है कि शायद इससे हटके भी टिश्यू लेवल पे भी कुछ बेनिफिट है, लेकिन जो पक्के एक क्लियर कट मोड ऑफ एक्शन इंड्यूस बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज कंट्रोल प्लस कार्डियोवैस्कुलर आउटकम है वो ये हैं। और फिर इसकी एक स्टडी है, वो आप जाके खुद पढ़िएगा, उसको मैं जल्दी से क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ, आपको भी देर हो रही है, मुझे भी देर हो रही है, ठीक। ये जाके आपने पढ़नी है, एम्पाग्लूफ्लूजिन कार्डियोवैस्कुलर आउटकम इवेंट ट्रायल इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट। ये क्या है, एम्पारेग आउटकम। ये जाके खुद पढ़ लें ताकि आइडिया हो जाए कि ये एम्पारेग आउटकम क्या थी। इसके मैं सिर्फ आपको गोल और कंक्लूजन बस बता के इस पे खत्म कर दूंगा, ताकि आपको एक पता चल जाए कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था और अचीव क्या हुआ। बाकी इसकी डिटेल खुद पढ़ें ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े कि किस वजह से SGLT2 के हम इतना एडवोकेट कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं, क्योंकि एविडेंस है। और इसके साथ साथ इवन बाकी ने भी ये सारी चीजें शो की हैं, डेपाग्लूफ्लूजिन ने और कैनाग्लूफ्लूजिन ने, ठीक। इसका मैं ऑब्जेक्टिव पहले बताता हूं। द गोल ऑफ द ट्रायल वाज टू असेस द कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी ऑफ एम्पाग्लूफ्लूजिन, अ सोडियम ग्लूकोज को, ये इसका पूरा नाम है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एट हायर रिस्क फॉर CV इवेंट्स। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई नई दवा आती है उसको ये इंश्योर करना होता है कि वो IHD पेशेंट में सेफ है। तो इसका वैसे इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हाई रिस्क CV पेशेंट हैं उनमें हम ये शो कर सकें कि ये जो एम्पाग्लूफ्लूजिन है ये सेफ है, SGLT2 इनहिबिटर, तो उसके लिए की थी। लेकिन इसमें एडिशनल बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ हार्ट फेलियर, वो मैं अभी कंक्लूजन में आपको बताता हूँ। ये इसका वो है इंक्लूजन क्राइटेरिया है, हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर कार्डियोवैस्कुलर डेथ, प्लासेबो और एम्पाग्लूफ्लूजिन में मार्क फर्क, वाजे फर्क है, पी वैल्यू लेस देन 0.0001, और वो एक्सपेक्टेड थी क्योंकि डायलिसिस का एक्शन मिल रहा है, जिससे वो जो वॉल्यूम ओवरलोड और पल्मोनरी एडेमा का फीचर आना था उसकी वजह से, इसकी वजह से वो कम हो गया। सिमिलरली हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन एंड CV डेथ, ये भी फर्क आई दोनों में। कंक्लूजन ये था कि एम्पारेग आउटकम ट्रायल शोड दैट एम्पाग्लूफ्लूजिन इज सुपीरियर टू प्लासेबो इन इंप्रूविंग ग्लाइसेमिक कंट्रोल। अच्छा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी पॉइंट्स में हीमोग्लोबिन A1C को फर्क करता है, 0.3 to 0.9 है, इतना है तकरीबन, लेकिन जो एडिशनल CV बेनिफिट है वो काफी ज्यादा है। और उसी वजह से
ये 2018 की रिकमेंडेशन है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की। अमंग पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज who have established atherosclerotic cardiovascular disease, SGLT2 inhibitor or GLP-1 receptor agonist with proven cardiovascular benefit are recommended as a part of glycemic management। और स्टेप क्या है कि अगर किसी को established ACVD है तो आप उसमें प्रेफर करें आइदर GLP-1। अब ये चूंकि बहुत एक्सपेंसिव है और अवेलेबल भी इन टर्म्स ऑफ इंजेक्टेबल है, तो ये हमारे पास अभी हर आदमी को हम ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन SGLT2 आफ्टर मेटफॉर्मिन शुड बी द चॉइस, कि उसको साथ आपको मिला के देना चाहिए क्योंकि एडिशनल बेनिफिट्स की वजह से। और इवन अब जो नई स्टडी आ रही है, इवन 2019 की ये गाइडलाइंस हैं, इसमें इवन उसको अब मेटफॉर्मिन के बराबर या उससे पहले हो गया। ये ग्रीन है, ये येलो है, कि जब भी आपके ऐसा पेशेंट देखें जिसमें टाइप 2 मेलाइटस है और एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर और हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, सीवी रिस्क है, तो फिर क्या करें, SGLT2 एज ए फर्स्ट चॉइस दें एज कंपेयर टू मेटफॉर्मिन और फिर इसको कंबाइन करें। हमारे अमूमन ज्यादातर मरीज ऑलरेडी मेटफॉर्मिन या किसी और कॉम्बिनेशन पर मौजूद होते हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया था। तो मेटफॉर्मिन हमारा काफी टाइम टेस्टेड ड्रग है, चीप है और बहुत अच्छा काम करती है। अब चूंकि वैसे भी आप एम्पाग्लूफ्लोजन SGLT2 से एज ए सिंगल एंटी डायबिटिक अपने गोल्स अचीव, क्योंकि शुगर कंट्रोल का जो वो है कैपेबिलिटी वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको सोचते हुए अमूमन आपको इसको इन कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। तो इन कॉम्बिनेशन जब यूज कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है मेटफॉर्मिन एंड SGLT2 इनहिबिटर, इसका कॉम्बिनेशन इज बेस्ट टू स्टार्ट इन अ पेशेंट विद IHD और कार्डियोवास्कुलर रिस्क। अब हम अपने मरीज पे वापस आते हैं कि ये मरीज 55 इयर्स फीमेल, नोन केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये क्या करना है इसके साथ में। देखता हूँ आगे क्या है। ठीक है, ये कंक्लूजन है। अब बताओ इसमें कि क्या करोगे जी। इसमें देखो मैं तुम्हें स्टेप वाइज बताता हूँ चीजें। शुगर से हटके सबसे पहले ये स्टैटिन नहीं ले रही है, तो इसमें स्टैटिन, और स्टैटिन भी कौन सी, हाई इंटेंसिटी, यानी या रुजुवा 20 मिलीग्राम होनी चाहिए या टॉरवा 40 मिलीग्राम होनी चाहिए। एक तो ये हो गया, स्टैटिन ऐड करेंगे। और बिल्कुल, अब और भी हम देख लें, इसको कम से कम एक एंटीप्लेटलेट जरूर चलनी चाहिए। तो एस्पिरिन तो कम से कम, क्योंकि 3 साल MI को हो चुके हैं, तो इसको अब क्लोपिडोग्रेल की जरूरत नहीं है, तो एस्पिरिन ऐड करनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के लिए भी, इसके लिए क्योंकि MI को 3 साल गुजर चुके, तो प्रेफरेबल अब ACE इनहिबिटर होनी चाहिए, क्योंकि उसका वेस्कुलो प्रोटेक्टिव इफेक्ट एटेनोलॉल से ज्यादा है। अगर LV फंक्शन एबनॉर्मल है तो फिर तो दोनों ही होनी चाहिए। तो इसमें भी हम चूज कर सकते हैं कि कोई ऐसी बीटा ब्लॉकर जो डायबिटिक जॉनिक नहीं हो वो, और साथ उसके हम ACE या ARB साथ दें, ये दोनों जरूर। अब हम शुगर पे आते हैं। शुगर इसकी 7.7 है और ये ऑलरेडी मेटफॉर्मिन 500 और टेनोलॉल वो ग्लिमिप्राइड 4 ले रही है। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या हम इस प्रॉपर मेडिकेशन इसको इस लिहाज से दे रहे हैं एविडेंस बेस, उस लिहाज से देखें तो हम नहीं दे रहे। अब 2 तरीके हो सकते हैं। अगर किसी की शुगर बहुत बढ़ी हुई हो, यहां तो बॉर्डर लाइन है ना, फिर तो आप ग्लिमिप्राइड आउट करके मेटफॉर्मिन के साथ SGLT2 के कॉम्बिनेशन दे दें। लेकिन अगर शुगर बहुत ज्यादा है तो उसको भी रहने दें, क्योंकि ग्लिमिप्राइड का यानी सल्फोनिलूरिया का शुगर रिड्यूसिंग इफेक्ट वो ज्यादा है, क्योंकि आपको टारगेट भी तो अचीव करने हैं ना, तो वो रहने दें। मेटफॉर्मिन के साथ इन कॉम्बिनेशन SGLT2, ताकि आप उसके वेस्कुलो प्रोटेक्टिव बेनिफिट भी लेने और जो माइल्ड सी वो है उसको भी नीचे ले आए। हाँ, ये जरूर है कि उस सूरत में अगर आप इसके डोज को कम कर सकते हैं तो यहां से कम कर दें। और ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंट सिर्फ इन दोनों पे ही काबू आ जाएगा, मेटफॉर्मिन या SGLT2 पे, तो ये दे लें। तो इस तरीके से हमें ये सोचना है कि कहां इसकी जगह एग्जैक्टली बनती है। तो कंक्लूजन, गेटिंग मोर एक्सपेक्टेशन विद SGLT2 इनहिबिटर। और वजह क्या है,
hemoglobin A1C reduction, no major hypoglycemia, reduces cardiovascular risk, renal benefit, weight reduction, blood pressure control. ऐसा लग रहा है हम कोई ऐसी ड्रग की बात कर रहे हैं जो कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन है, और प्रिजर्व बीटा सेल, क्योंकि वहां कोई इफेक्ट नहीं है एज कंपेयर टू सल्फोनिलयूरिया। ये वहां पे बीटा सेल को धक्का नहीं मारी कि और इंसुलिन निकालो, ये यहां से शुगर को कंट्रोल कर रही है ग्लाइकोसूरिया से। तो ऐसे तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो हम एक आइडियल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक में देखना चाहते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। सो इन कंक्लूजन कि प्रेजेंट डेटा सजेस्ट additional benefit of SGLT2 inhibitor to diabetic patient with atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure, making it as a first choice in this group of patient. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना इसमें, लेकिन एविडेंसेस खुद जाके देखने चाहिए। आप जाएं, लेटेस्ट गाइडलाइंस को देखें, तमाम चीज़ों को